किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने का कैंसर या रेड राट आप शुगर केन फंगस से होता है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम है। इसकी परफेक्ट स्टेज ग्लोमोरेला टुकुमेंसिस है, जिससे ये होता है। और माध्यम क्या है? माइसिलियम और कोनिडिया। कोनिडिया गन्ने की पत्तियों पर और माइसिलियम गन्ने के बीज के अंदर रहता है, ग्रो करता है, फिर उससे कोनिडिया बनती है, क्लोमाडे स्पोर्स बनते हैं। जो अफेक्ट होने का कारण है वो दो तरीके हैं, बीज और खेत में डेब्रिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ, बल्कि 1893 में जब बेंट ने एक तरीके से इस पर स्टडी की और इसको आइडेंटिफाई किया, तब से लेकर के आज तक गन्ने की अधिकतर वैरायटियाँ इस रोग से प्रभावित हुई। ये आप कह सकते हैं मोस्ट डिवास्टिंग इफ़ेक्ट है इसका गन्ने को ख़राब करने के लिए। लक्षण क्या है? कम जमाव होना, कम टिलरिंग होना, पत्तियों का सूख जाना, पत्तियों पर और मिड पर रुद्राक्ष की माला लाल रंग के धब्बे दिखाई देना। गन्ने को जब फाड़ कर आप बीज से देखते हैं तो बीज से फाड़ने पर लाल सफ़ेद गूदा सिरके जैसी गंध आती है, और साथ ही में जो सफ़ेद पैच होते हैं वो सफ़ेद पैच में माइसिलियम होता है, और जो लाल पैच आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें गन्ने की वो डाई होती है जो कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम्स के माइसिलियम से लड़ते हुए और बनती है, जिसको हम रेड राट अफेक्टिंग पिगमेंट गन्ने का बोलते हैं। और ये रेड राट को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है। किसान भाइयों, इसका परमानेंट इलाज अगर हम बात करते हैं तो कोई नहीं, केवल बीज का बदलाव है। खड़े गन्ने में अगर आप देखेंगे तो गन्ने की जो गांठें हैं आसानी से टूट जाती हैं, गन्ने पर जड़ें निकलती हैं, स्प्राउटिंग दिखाई पड़ती है, और विदरिंग एक तरीके से दिखाई, जगह जगह ऐसा दिखाई पड़ा कि गन्ना कहीं टूट गया है, कहीं चोट लग गई है। इस तरीके का लक्षण अगर खेत में नज़र आता है तो आप बिल्कुल जान लें कि गन्ना आपका स्वस्थ नहीं है और रेड राट से प्रभावित हो चुका है। इसके साथ में ये माइसिलियम कोनिडिया चूँकि पत्तियों में भी दिखाई पड़ते हैं, तो पत्तियों में भी विदरिंग एक तरीके से आ जाती है। इसके साथ साथ में अगर रेड राट आता है तो बिल्ट भी साथ में आता है, और साथ ही में रूट स्टॉक बढ़ता है, जैसा कि इस समय 238 से 118 में दिखाई भी पड़ रहा है। अब हम इसके बैक में चलेंगे किसान भाइयों। मैंने लक्षण आपको बता दिए हैं, और नुकसान कितना हो सकता है? 75% तक नुकसान हो सकता है। गन्ने की मुख्यतः 6 स्पीसीज हैं, जिसमें सेक्रम ऑफिसिनेरम जिसका आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, सेक्रम एड्यूल, सेक्रम रोबस्टम, सेक्रम साइनेंस और सेक्रम स्पॉन्टेनियम। जो सेक्रम स्पॉन्टेनियम है, जिसको हम कांस भी बोलते हैं, इससे रोग रोधी जीन्स का हाइब्रिडेशन करके और हम रोग रोधी वैरायटियाँ निकालते हैं। इस समय जो रोग रोधी हमारी वैरायटियाँ हैं उसमें COS 13-235 है, COL के 16-202 है, COL के 14-202 है, 14-201 है, और इसके साथ साथ में जो पहले की वैरायटी है 94-184 है, COS 17-231 है, COS 18-231 है। ये हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बताया। ये 6 गन्ने के स्पीसीज हैं जिनसे इस तरीके की रेजिस्टेंट वैरायटी, जो परमानेंट उपाय है रेड राट को रोकने का, वो डेवलप की जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में बार्बर, जो हमारे रिनोन्ड साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया और गन्ने की वैरायटियाँ डेवलप की गईं। सबसे ज़्यादा जो गन्ने की शुरुआत में वैरायटी प्रभावित हुई है रेड राट से, CO 205 थी, और 37-38 में और 38-39 में, 1937-38 और 38-39 में जो वैरायटी थी CO 0213 थी, जिसमें रेड राट का प्रभाव आने के कारण लगभग 70 से 75% तक गन्ने की उपज और शर्करे का उत्पादन कम हो गया था। एक तरीके से गन्ने की फसल पाकिस्तान में, थाईलैंड में, फिलीपींस में, इंडिया में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आगे रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई। लेकिन जब भी हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं तो उसके साथ साथ में ये जो कीड़ा है ये भी नई रेस निकाल लेता है। ये जो फंगस है इसमें CF13 रेस जो अभी 238 को प्रभावित कर रही है, CF08, CF09, बहुत सारी रेसेस इसकी हैं, वेरिएशंस हैं, जो नई वैरायटी की रेजिस्टेंस पावर को ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन नई वैराइटीज़ में रेजिस्टेंस पावर ना ख़त्म होने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस है, यानी जो मल्टीपल जीन्स से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसको उस तरीके की वैरायटी डेवलप की जाए। किसान भाइयों, अब हम इस बात पर आएंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है। रोकने का परमानेंट इलाज हमने जो बताया वो वैरायटी का रिप्लेसमेंट है, लेकिन कम नुकसान हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने फैलने के तरीके बताए। एक तो बीज के माध्यम से कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम का माइसीलियम बीज के अंदर मौजूद रहता है, उसके माध्यम से जो हम अगली फसल लगाते हैं तो उससे फैलता है। और दूसरा है कि गन्ने के खेत में जो डेब्रिस, यानी गन्ने की चाहे ठूंठ हो चाहे गन्ने की पत्ती हो, अगर वो पड़ी रह जाती है तो उससे भी कम से कम 1 साल तक की चांस रहता है कि जब भी उसमें गन्ना लगाएंगे तो उससे ये रोग आगे अन्य वैरायटियों में फैल जाएगा। 37-38 में जो गन्ने का नुकसान हुआ था, उस समय जो और वैरायटी थी CO 213 के अलावा CO 313 यानी जो अगली वैरायटी थी वो भी उससे प्रभावित हुई थी, और कम से कम 15 वैरायटी प्रभावित हो गई थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्रॉप रोटेशन और डेब्रिस में जो कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम का इनोकुलम है उसको कम करने के उपाय किए जाएँ। तो सबसे पहले हम बीज के ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, किस तरीके से बीज का हम ट्रीटमेंट करें। पहला ट्रीटमेंट है, पहला तो ये तरीका है कि रोग रहित बीज आप लें। 8 से 10 महीना पुराना बीज ना हो, रेजिस्टेंट वैरायटी का बीज हो, उसका देखा ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट 2 तरीके से करेंगे तो प्रभावी ट्रीटमेंट होगा। पहला है कि 2 ग्राम प्रति लीटर बाइवेस्टिन या हेक्सास्टाप लेकर के और पानी का घोल बना लें। 2 आँख के टुकड़े काटें, 3 आँख के टुकड़े ना काटें ताकि घोल अंदर तक चला जाए, और गन्ने के टुकड़े उस घोल में डुबो दें। कितने देर के लिए? कम से कम आधा घंटे के लिए। अगर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इस ट्रीटमेंट को करने के बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट अगर कर देते हैं, या पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं बाद में केमिकल का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो भी ज़्यादा प्रभावी ट्रीटमेंट सीड का हो जाता है। कैसे करना हॉट वाटर ट्रीटमेंट? 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने के टुकड़े को 4 घंटे तक पानी में रखना है, यानी गुनगुने पानी में रखना है, जिससे कि रेड रॉट का जो माइसीलियम है वो निष्प्रभावी हो जाए। इस तरीके से ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो गन्ने का टुकड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा बोने के लिए। और साथ में एक इंसेक्टिसाइड डाल दें, चाहे थोड़ा सा उसमें क्लोरोपाइरिफास डाल दें या इमिडाक्लोप्रिड डाल दें 2 ml प्रति लीटर की दर से, जिस समय आप फंजीसाइड से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बीज का ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट 70 से 75% से ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो ट्रीटमेंट करना है वो सॉइल का ट्रीटमेंट करना है। सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे करना है? एक तो ट्राइकोडर्मा अगर हम सॉइल में डालते हैं तो उसकी मात्रा क्या होगी? 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। कौन सी स्पीसीज़ डालना है? ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इसके अगेंस्ट अच्छी स्पीसीज़ है, उसको आप प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करें और क्या तरीका होना चाहिए? 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके, और इसको 48 घंटे या 24 घंटे आप छायादार स्थान में नमी बना करके रख दें, गन्नी बैग से ढक दें, और उसके बाद शाम के वक्त जुताई पर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसके बाद फंजीसाइड न डालें। अगर फंजीसाइड आपको कोई डालना है तो फिर पहली सिंचाई पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का जो मुख्य कारण है जो इसको रोकता है वो प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। ट्राइकोडर्मा काइटिनेज, सेलुलेज, ग्लूकोनेज ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स बनाता है जो कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम के इनोकुलम को, माइसीलियम की सेल वॉल को ख़त्म कर देते हैं, और जिससे आगे इसका प्रभाव नहीं रह जाता है। लेकिन इसका जो नियंत्रण है वो 70 से 75% से ज़्यादा नहीं है। मैं ये बता दूं कि गन्ने की जो ठूंठ और डेब्रिस है उसमें करीब 14 महीने तक इसका माइसीलियम और कोनिडिया जीवित रह सकती है। तो ऐसी दशा में हमेशा फील्ड का सैनिटेशन, यानी पत्ती ठूंठ बाहर निकाल दें बीन करके, और जो बचता है उसके ऊपर पहले फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आप ट्राइकोडर्मा डाल दें। ट्राइकोडर्मा 3 बार खेत में डालना है, एक बार बुआई के समय, एक बार पहले सिंचाई पर, एक बार मिट्टी चढ़ाते समय, क्योंकि इस समय इनोकुलम का जो लोड है रेड रॉट का वो खेत में बहुत ज़्यादा है। अगर नई वैरायटी भी आप उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी भी लगाएंगे तो उसकी भी संभावना है कि वो भी रेड रॉट से आगे चल करके प्रभावित हो जाए। तो ऐसी दशा में आप बहुत अच्छे तरीके से फील्ड का सैनिटेशन करके तब गन्ने की बुआई करें। अब किसान भाइयों, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं
कि इसके अल्टरनेट होस्ट क्या हैं जिसमें कोलेडोट्राइकम फैलाकेटम का इनोकुलम जीवित रह सकता है। अल्टरनेट होस्ट ज्वार है, इसलिए ज्वार को कभी गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में नहीं लगाना है या क्रॉप रोटेशन में इसको नहीं लगाना है, नहीं तो इसका इनोकुलम परपेचुएट करेगा और गन्ना इससे आगे चल के और प्रभावित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है, जिस समय आपके खेत में रेड राट लगा हो तो उसमें सिंचाई ना करें। पहले गन्ने के ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को 4 किलोग्राम प्रति उसको अप्रूव एकड़ की दर से गोबर की करने के बाद 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि नमी स्प्रे कर दें उसका, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो, शाम के 2 ग्राम नमी और टेम्परेचर दोनों तब पानी मिलेंगे लगाने का काम करें। भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा किस तरीके से सेकेंडरी प्रभावित करता है कि जब बारिश होती है या पानी आप खेत में लगाते हैं या औजार के माध्यम से इसके कोनडिया एक पौधे से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। ये ध्यान रखें, जिस समय रेड राट लगा हो गन्ने की पत्तियों को ना उतारें और गन्ने पर कोई चोट ना लगने पाए, जिससे कि इसका जो एक तरीके से एंट्री है गन्ने के अंदर इन्फेक्शन की एंट्री ना होने पाए। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं इस समय चूँकि 238 बहुत ज़्यादा गन्ना हमें लगा हुआ है, तो 238 के लिए एक प्रोटोकॉल मैं बता देता हूँ। पहली बात तो इसकी बुआई ना करें, अगर बुआई आपको करनी पड़ रही है तो बिल्कुल स्वस्थ बीज लें। अगर पूरे खेत में एक लंप भी प्रभावित है तो उस खेत से बीज को आप बिल्कुल ना लें, जहाँ पर नहीं प्रभावित है वहाँ से बीज ले लें। सीड का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। 238 के गन्ने का 3 बार ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद ही इसकी बुआई करें। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ट्राइकोडर्मा है इसमें काइटिनेज, ग्लूकोनेज और पेप्टिनेज ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोलेडोट्राइकम की ग्रोथ को, इसके इनोकुलम को निष्प्रभावी कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करें, जिससे कि रेड राट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। किसान भाइयों, इस वैरायटी में अगर हम बात करते हैं तो इसकी उपज बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि रेड राट से प्रभावित हुई है 238 वैरायटी, जब तक आप इसको उगा रहे हैं बिल्कुल संकल्प ले लें कि बगैर हम ट्रीटमेंट किए हुए बीज का और बगैर ट्राइकोडर्मा डाले हुए 238 के गन्ने की उपज नहीं लेंगे। कई किसान भाई गलतफहमी में हैं कि शायद इसको हम आगे चला सकते हैं, लेकिन इस वैरायटी को आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें रेड राट लगा हुआ है। वैरायटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके पहले नुकसान आपका कम हो, इसके लिए सीड का ट्रीटमेंट और ज़मीन का ट्रीटमेंट दोनों ही किया जाना आवश्यक है। उत्तर भारत में जो अगस्त और सितंबर का महीना होता है, जब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और ह्यूमिडिटी 90% रहती है, तो उस समय इसके फैलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और उसी समय ये टेस्टिंग की जाती है। 2 मेथड से टेस्टिंग की जाती है। एक तो प्लग मेथड है, जिसमें रुई के फीए में कोनेडिया का सॉल्यूशन भिगो करके और लगा देते हैं। इससे पता चल जाता है, इसको हम प्लग मेथड कहते हैं, जिससे देखा जाता है कोलेडोट्राइकम फैलाकेटम यानी रेड राट कैसे फैलता है, कितनी तेज़ी से और कौन सी वैरायटी से प्रभावित होती हैं। और दूसरा तरीका है कि आप स्प्रे कर सकते हैं, जो नोडल मेथड के अलावा जो प्लग मेथड है, नोडल मेथड है, उसके माध्यम से स्प्रे करके और इसके प्रभाव को जान सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि सीडलिंग पर स्प्रे करके तब भी इसको आप जान सकते हैं कौन सी वैरायटी से प्रभावित हो रही है। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये साइंटिस्ट का काम है। वो जो गन्ना शोध केंद्र हैं उस पर रेड राट के रेजिस्टेंस को जानने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इलिसिटर्स यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख करके पहले से ही पहचान लेते हैं कि किस वैरायटी में ये रेड राट का प्रभाव कम होगा। अगर